नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इस एसएससी जीडी के लिए एमसीक्यूज की हम बात करेंगे, जिसमें स्पेशल एमसीक्यूज होंगे जो आगामी एग्जामों के लिए जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है पीवाईक्यूज की बात करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, और ये जो महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम लोग जो इसमें बात करेंगे। और ये जो श्रृंखला जो है हमारी जो एसएससी जीडी की जो श्रृंखला चल रही है, ये सिलेक्शन वाली श्रृंखला है, और इसमें जो है आपको जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए एग्जामों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है? किसकी बात हो रही है? भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात हो रही है। सर्वोच्चतम सम्मान जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सम्मान जो है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। क्या भारत रत्न है, क्या अशोक चक्र है, क्या परमवीर चक्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे यहां पर आपसे पूछा जाए कि नागरिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, और यहां पर आपसे पूछा जाए कि सैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, तो यहां पर आपको बताना होगा कि नागरिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा है? भारत रत्न है। और भारत रत्न जो है भारत में दिया जाने वाला जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या मिल जाएगा आपको? भारत रत्न मिल जाएगा। इसी के साथ हमको दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, भारत रत्न के बाद जो है दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा मिल जाएगा? तो पद्म विभूषण के नाम से इसे आपको जो है याद रखना होगा। पद्म विभूषण दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा? पद्म विभूषण। तीसरे बड़े पुरस्कार की बात करेंगे तो पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो पद्म श्री। आपको ये इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा कि भारत में सबसे बड़ा नागरिक क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है। और अंतिम चौथा नंबर का कौन सा मिल जाएगा? पद्म श्री। तो ये इस क्रम को आपको जो है हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यहां से क्रम से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं, सैन्य क्षेत्र में हमने जो है दो भागों में बांट करके रखा है। जैसे यहां पर जो है वीरता के लिए एक दिया जाता है, वीरता के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, और साथ में शांति के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। जैसे यहां पर हम बात किसकी करेंगे, जैसे वीरता की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक चक्र में आपको दिख रहा है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा परमवीर चक्र, आपको याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, वीरता के लिए पहला बड़ा पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र है। दूसरे बड़े पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा बड़ा पुरस्कार जो मिल जाएगा एक महावीर चक्र, आपको याद रखना होगा। महावीर चक्र के बाद में एक और चक्र याद रखना है जिसका नाम है वीर चक्र, आपको याद रखना है। याद रहेगा साथियों, किस क्षेत्र की बात हो रही है? वीरता वाले क्षेत्र की बात हो रही है। और शांति वाले क्षेत्र की अगर हम बात कर लेंगे तो यहां पर जो शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिल जाएगा? एक अशोक चक्र मिल जाएगा। अशोक चक्र के बाद में हमें यहां याद रखना है कौन सा चक्र मिल जाएगा? कीर्ति चक्र। और तीसरे नंबर पर हमें याद रखना है, तीसरे नंबर पर कौन सा चक्र मिल जाएगा? शौर्य चक्र। तो यहां पर हम डिफाइन करके बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्चतम सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। इस पॉइंट को हमेशा आप लोग जो है याद रखेंगे। इन पॉइंटों की अगर बात करेंगे, जैसे यहां पर हम जो है इन भारत रत्न की बात कर रहे हैं, जो भारत रत्न के साथ में पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो ये इन पुरस्कारों की जो स्थापना हो जाती है 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हो जाती है। इन चारों पुरस्कारों की स्थापना हो जाती है। यहीं पर वीरता पुरस्कार की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा वीरता के क्षेत्र में, मतलब ये है कौन से क्षेत्र का? सैन्य क्षेत्र का, जिसमें वीरता के लिए और शांति के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को इस पुरस्कार की स्थापना हो जाती है। और साथ ही आपको जो है इन अशोक चक्र को लेकर के कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इन तीनों चक्र को आपको याद रखना है। इनकी स्थापना कब हुई? तो 4 जनवरी 1952 में इसकी स्थापना हो जाती है। याद रहेगा साथियों, इन पुरस्कारों से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको जो है इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो है किसी कक्षा में उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो होता क्या है? अब बात किसकी हो रही है? जैसे यहां पर उपग्रह की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर उपग्रह हमने किसी माध्यम से हमने लॉन्च किया, जैसे सैटेलाइटों को जो हम लोग लॉन्च करते हैं, जैसे भारत में इसरो जो है अंतरिक्ष में अन्वेषण कार्य करने वाली एक संस्था है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य करने के साथ में यहां पर जो है अगर हम जो है किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजे, तो अंतरिक्ष में भेजने के बाद अगर वो हिस्सा अगर अलग हो जाता है तो वो कहां रहेगा? क्या यहां पर जो है सीधे पृथ्वी पर आकर गिरेगा,
या फिर सर्पिला गति में पहुंचेगा, या फिर अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, या फिर पृथ्वी से दूर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर जो है अंतरिक्ष मलबे को लेकर के जो है वैश्विक स्तर पर जो है चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से जो है अंतरिक्ष में जो कचरा जो जमा है, जैसे यहाँ पर मान लो पृथ्वी है और इसी के साइड में यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है अंतरिक्ष में कचरा जमा हो चुका है। और ये कचरा किस प्रकार से जमा हुआ है कि हमने जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च किया तो इसी का जो है जैसे कोई छोटे पार्ट जो होते हैं एक प्रकार से उसी की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या बताना है, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। और यहाँ पर याद रहने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में यह हमेशा जो क्या रहेगा, घूमता रहेगा। इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे नासा जो है इस पर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है ना। इसी के साथ में जैसे इसरो भी कार्य कर रहा है कि अंतरिक्ष में जो कचरे जमा हुए हैं उनको पूरी तरह से किस प्रकार से हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर गणतंत्र का अर्थ होता है, बात किसकी हो रही है, गणतंत्र की। अब ये गणतंत्र की परिभाषा जो है किस प्रकार से, यहां पर जो आपको याद रखना है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होगा। ठीक है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होगा। क्या भारत क्या है, एक प्रकार से राज्यों का एक संघ है। तो आपको 28+8 याद रहना चाहिए कि 28+8 क्या है, 28 क्या है, राज्य है, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें गणतंत्र का अर्थ आपको बताना है कि अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य होगा या फिर संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य होगा। जहां अगला ऑप्शन देखिएगा, राज्य वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। तो इसका सटीक आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। भारत में किसी भी प्रकार से जो है वंशानुगत क्रम जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक राजा बना उसके बाद में उसका बेटा भी राजा बनेगा। ऐसी पद्धति पर भारत जो है यहां पर कार्य नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से हमने यहां पर देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। अब ये सुगौली की संधि क्या है, आपको याद रहना चाहिए कि सुगौली की संधि जो है आपको इस प्रकार से याद रखना है कि ये जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की सेना के मध्य में ये जो है संधि हुई थी। तो यहां याद रखना होगा आपको कि इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद में कब ये जो है सुगौली की संधि हुई थी, तो आपको याद रखना है। और ये सुगौली की संधि किन दोनों के मध्य हुई, तो आपको बताना है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य और नेपाल के मध्य जो है एक सुगौली की संधि हुई। अब ये कब हुई, तो आपको याद रखना है 1816 में सुगौली की संधि जो हुई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी। इनके पहले जो है संधि होने के पहले जो है युद्ध वाली कंडीशन बनी थी, युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये संधि करवाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। अब बात किसकी आ रही है, बूढ़ी गंडक नदी, है ना। गंडक नदी को आपको याद रखना होगा कि गंडक नदी कहां से निकलती है, तो आपको बताना है कि जो बिहार वाला जो क्षेत्र है वहां से निकलती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। अब ये कौन सा स्रोत है, कहां से निकलती है, हमको बताना है। क्या राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, क्या मंदार की पहाड़ी से, क्या बाजबर की पहाड़ियां से, क्या सोमेश्वर की पहाड़ियों से। आपको बूढ़ी गंडक नदी की अगर बात करें तो यहां पर जो है बिहार के चंपारण वाले क्षेत्र से यहां जो है ये नदी प्रवाहित होती है। और ये जो है बिहार के चंपारण वाले क्षेत्र से प्रवाहित होकर के ये सीधी कहां चले जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि गंगा नदी की ये क्या है, सहायक नदी है। कौन सी, बूढ़ी गंडक नदी। और ये जो है कहां से निकलती है, तो आपको बताना होगा सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। याद रहेगा साथियों, जो जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इसी प्रकार से फटाफट क्वेश्चन को देखते चलते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होगा। तो यहां पर आपको बताना है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको ये भी बताना है। तो यहां पर आपको जो है पॉइंट दिया हुआ है, क्या महेश दास या फिर राजा भगवान दास या फिर राजा बनमाली दास, साथ में राजा टोडरमल। तो आपको बताना है कि अकबर का जो है एक प्रकार से जो है वित्त मंत्री कौन था, राजा टोडरमल था। इसको आप जो है याद रख सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो महेश दास को जो है राजा बीरबल की उपाधि दे दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर के द्वारा जो है यह जो है उपाधि दी गई थी। याद रहेगा, ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। कौन, महेश दास। इसका मूल नाम आपको पता हो गया, महेश दास, जिसे क्या कहा जाता है, बीरबल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है, चाहे एमपीपीएससी का हो या फिर एसएससी का हो। तो ये जो है प्रमुख जो है यहाँ पर जो है नाम आपको दिए हुए हैं, जया, पद्मा, सोना और मधु। इन नाम को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि किस अनाज की प्रजाति है, क्या वे चावल की प्रजाति है, क्या गेहूं की प्रजाति है, क्या जौ की या फिर मक्का की। आपने देखा होगा कि कई सारी प्रजातियां जो है, जैसे गेहूं की प्रजातियां बहुत सारी मिल जाएगी, है ना, चावल की प्रजातियां बहुत सारी मिल जाती है। तो वैसे ही यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, उन प्रजातियों में से क्वेश्चन पूछा है कि जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है। तो आपको बताना होगा कौन से अनाज है, चावल के अनाज, चावल की जो है एक प्रजातियां है। अब बात किसकी हो रही है, चावल की। तो चावल अनुसंधान जो है, आपको इससे पहले जो है चावल को क्या कहा जाता है, धान को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना होगा धान को किस नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम बताने अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक नाम क्या है धान का, तो इसमें आपको जो है वैज्ञानिक नाम आपको बताना होगा, क्या नाम है उसका, ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, आपको याद रखना होगा, है ना, ओराइजा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर चावल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करेंगे, तो चावल अनुसंधान केंद्र, है ना, तो विश्व में कहां पर मिल जाएगा आपको, विश्व में कहां मिल जाएगा, मनीला। मनीला कहां पर है, ये मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस किस देश, किस महाद्वीप का देश है, तो आपको याद रखना होगा वो किस महाद्वीप का देश है, तो एशिया महाद्वीप का देश है। यहीं पर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कहां मिल जाएगा, कटक में, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र। और ये है कहां पर, तो उड़ीसा में आपको मिल जाएगा, उड़ीसा में। इसी के साथ हम यहां पर अगर देखें कि मध्य प्रदेश, हम यहां देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में कहां मिल जाएगा, तो बड़वानी में मिल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। मध्य प्रदेश में कहां पर, बड़वानी में। भारत में कहां पर, कटक में। और विश्व में कहां पर, मनीला में। और मनीला आपको किस प्रकार से याद रखना है, वो किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। चलिए इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। अब भारत में सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन आया था जब देश आजाद होने वाला था। इसे क्रिप्स मिशन जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स के माध्यम से इसे भारत में लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, याद रहेगा साथियों, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन्हें याद रखिएगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है अपनी अध्यक्षता में जो है क्रिप्स मिशन लेकर के आते हैं। और क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है, तो यहां याद रखना होगा 23 मार्च 1900, याद रखिएगा, है ना, 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। और ये जो 42 में आने के बाद जो है कब तक रहता है, तो यहां याद रखना होगा 11 अप्रैल तक जो है क्रिप्स मिशन रहता है। कहां पर, भारत में, 1942 में। उसके बाद में जो है गांधी जी के पास जो है क्रिप्स प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये इन्हें क्रिप्स मिशन को जो है, क्रिप्स प्रस्ताव को जो है पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। और क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। आपने जो चेक दिया है उसकी जो है क्या निकल चुकी है, डेट निकल चुकी है। तो इसमें जो है आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। किस मिशन को, क्रिप्स मिशन को कहा था। तो यहां पर आपको याद रखना है कौन लेकर के आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स लेकर के आए थे। तो यहां पर आपको बताना है कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो आपको बताना है यहां पर, क्या विंस्टन चर्चिल जो है का, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की वजह से, या भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद हुआ करता था, क्या गांधी का शांतिवाद जो है यहां पर बीच में आया था, क्या क्रिप्स मिशन, क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। मतलब ये एक प्रकार से जो है यहां पर आपको जो है असफल होने का कारण पूछा है। तो यहां पर आपको बताना होगा भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद किया था इन्होंने, याद रहेगा। तो इसका आंसर आपको जो है भलीभांति से आपको जानना होगा कि भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद हुआ था, जिस वजह से ये जो है क्रिप्स मिशन को भारत में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, याद रहेगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जो है सोने की मुहर चलाई थी। तो यहां याद रखने वाली बात होगी, जो सोने की मुद्रा जो है यहां पर जो है किसने चलाई थी। तो यहां याद रखना आपको कि किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ग्रीक वासियों के द्वारा चलाई गई थी, या कुषाण शासकों द्वारा, या मौर्य वंशों के द्वारा, या फिर शुंग वंशों के द्वारा। तो आपको बताना है कि सबसे बड़े पैमाने पर जो है सोने के सिक्के जो है किसने चलाए थे। याद रखिएगा साथियों, यहां से एक क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, सबसे ज्यादा किसने चलवाए और सबसे पहले किसने चलवाए। तो यहां पर आपको बताना है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर जो है चलाई थी। तो यहां आपको आंसर मिल जाएगा
कुषाण शासकों ने। और कुषाण शासकों में से भी अगर शासक अगर पूछा जाए वह राजा कौन था, तो राजा के बारे में आपको बताना होगा, राजा कनिष्क था। राजा कनिष्क ने जो है सबसे ज्यादा सोने की मुहरें चलाई थी। अगर इनसे पहले की अगर बात की जाए तो अगर कोई राजा था जिसने जो है, या फिर ऐसा कोई शासक था जिसने सोने की ऐसा जो है सिक्के को पहले बताया था कि ये इसको हम जो है मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो वह बताने वाला व्यक्ति कौन था, विम कैडफिसस, है ना, याद रखिएगा, विम कैडफिसस, याद रहेगा, विम कैडफिसस। चलिए यहां पर आपने देखा इसका आंसर क्या मिल जाएगा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, कुषाण शासकों ने चलवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना होगा। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है धरना पर बैठ गए थे क्या गांधी जी? तो यहां पर आपको बताना होगा, इन धरने की जो है यहां पर बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल को हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल को हुआ। और ये डेट सन याद रखना होगा आपको, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। यहीं पर चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड कैसे हुआ था, जो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसी की भीड़ ने यहां पर जो है कुल मिलाकर के 22 जो है सैनिकों को पूरी तरह से जेल के अंदर ही बंद करके जो है आसपास जो है उनकी आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 सैनिक जो है पूरी तरह से मारे गए थे। चलिए यहां पर देखना, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, तो यहां याद रखना 4 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। ये आपको जो है डेट सहित याद रखना होगा। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी की घटना हो जाती है। और यहां पर ये जो कहां होती है, तो ये इसे याद रखिएगा, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर में हो जाती है। और गोरखपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ये पॉइंट याद रहेगा साथियों। चलिए इसमें रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में ही आया था। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में ही आया। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन कब आया, तो 1920 में आया, जिसकी वजह से जो है चौरा चौरी की घटना हो जाती है। और चौरा चौरी की घटना की वजह से जो है गांधी जी जो है इस असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बर्खास्त कर देते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें पूछा है कि किस आंदोलन में मार्च 1919 में जो धरना पर बैठे थे, तो इसका जो है मेन रीजन जो है आपको बताना होगा, रॉलेट एक्ट, जिसे किस कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को जाना जाता है, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या मिल जाएगा, रॉलेट एक्ट मिल जाएगा। अगला देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में आता ही है ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, क्या भगत सिंह ने दिया था, क्या जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो आपको बताना होगा, यहां पर जैसे भगत सिंह के नारे की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा नारा दिया था, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कौन सा नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का जो है नारा इन्होंने दिया था। याद रहेगा साथियों, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। इसे जिंदाबाद जो है यहां पर जो है इन्होंने जो है एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। अब बात करते हैं यहां पर जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया, तो यहां पर याद रखना होगा, आराम हराम है। क्या है, आराम हराम है। ये इस पॉइंट को जो है आपको याद रखना होगा, याद रहेगा क्या नहीं, आराम हराम है। दूसरा पॉइंट जो है अगला देखते हैं, यहां पर जो है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 में जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। और ये दिल्ली चलो का जो नारा जो दिया था, कहां से दिया था, सिंगापुर से दिया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सिंगापुर में जाकर के जो है इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो भी कब दिया था, 1943 में। महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो एक नारे दिए गए हैं, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो है इन्होंने नारा दिया। साथ ही साथ जो है इन्होंने एक और नारा दिया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था। याद रहेगा साथियों, इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही साथ जो है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था, 1943 में। ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सहायता नहीं करता है, किसकी सहायता नहीं करता है, क्या उत्तकों में एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। ऐसे जीडी में एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और साइंस के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है, किसकी सहायता नहीं करता है, उत्तकों में एंजाइम का निर्माण करने में, या फिर उपापचय के आवेजक, या फिर जो है आवेजक के रूप में भाग लेता है, या फिर रोगों से रक्षा करता है, या फिर पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है।
याद रहेगा साथियों। अब इस पॉइंट में आपको समझना होगा विटामिन जो है किसकी सहायता नहीं करता है, तो इसमें आपको लगाना होगा आंसर पाचन क्रिया में जो है विटामिन जो है सहायता नहीं करता है। बात किसकी कर रहे हैं, विटामिन की। तो विटामिन की खोज जो है किसके द्वारा की जाती है, तो यहां पर याद रखना फंक मोधय के द्वारा जो है इसकी खोज की जाती है। और ये जो खोज करने के बाद जो है आपको जो है इन पॉइंटों को भी याद रखना होगा कि जो वसा में घुलनशील जो विटामिन है, इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। वसा में जो घुलनशील जो विटामिन है ADE है ना, ये इस प्रकार से जो है वसा में घुलनशील विटामिन को याद रखना है। और जो जल में घुलनशील जो विटामिन है, इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है, बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन A, D और E और K, याद रहेगा। तो इस प्रकार से जो है विटामिन को आपको याद रखना है। विटामिन की खोज किसने की, फंक महोदय ने की। विटामिन किसमें सहायता नहीं करता, तो इस पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता, बाकी इन क्रियाओं में सहायता करता है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से यहां पर जो अगला क्वेश्चन बनता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जो है आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। अब सबसे पहले तो आपको कुतुब मीनार की स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि है कहां पर, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भी कहां पर है, तो मेहरौली वाले क्षेत्र में आपको जो है देखने को मिल जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नई दिल्ली में तो स्थित है, लेकिन इसका जो है निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो यहां आपको बताना होगा कि कुतुब मीनार का जो निर्माण सबसे पहले इसमें कितने बार किसने करवाया, और ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है। हमको यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा है कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि ये जो है 5 मंजिलों में बटी हुई है, याद रहेगा साथियों, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 मंजिलों में बटी हुई है। तो यहां पर आपको पूछा है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको 237 फीट में, या फिर 288 फीट में, या फिर 388 या फिर 488, इन पॉइंटों को आपको याद रखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये 237 फीट जो है इसकी वर्तमान में ऊंचाई है, याद रहेगा। अब सबसे पहले तो यहां पर बात कर लेते हैं कि इसे बनाया किसके द्वारा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना होगा, किसके द्वारा बनाया गया, नींव किसके द्वारा रखी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई। यहां पर जो है दूसरी और तीसरी, है ना, याद रखिएगा, सॉरी थर्ड और फोर्थ जो है यहां पर जो है किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। इस पॉइंट को आपको जो है याद रखना है कि जो सेकंड मंजिल और थर्ड मंजिल जो है किसने बनाया था, तो आपको याद रखना होगा इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इल्तुतमिश की अगर बात करेंगे तो इल्तुतमिश के बनाने के बाद जो है यहां पर जो है जो बची हुई जो श्रृंखला है ऊपर वाली, जो इसे किसके द्वारा बनाया गया, तो यहां पर याद रखना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसे बनाया गया, ठीक है। पहले शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसके बाद इल्तुतमिश ने आधा कार्य जो है यहाँ पर जो है कार्य पूरा किया, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो इसे पूर्ण कर लिया गया। आज इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, 237 फीट यहां पर आपको जो है उसकी ऊंचाई मिल जाएगी। इसे जो है मीटर की अगर बात की जाए तो लगभग इसे जो है 72.5 मीटर में इसे जो है यहां पर जो है इसकी ऊंचाई आप बता सकते हैं। अगर 73 भी आ गया, लेकिन उसमें जो लिखा रहेगा लगभग अगर 73 भी आ गया तो उसमें जो है आप सही लगा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये आपको जो है याद रखना होगा 237 फीट में और 72.5 मीटर में, याद रहेगा साथियों। किसने बनाया, हमने इन पॉइंटों को भी देख लिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बात किसकी हो रही है, होम रूल लीग की बात हो रही है। अब यहां पर आपको बताना है क्या लाला लाजपत राय के द्वारा, क्या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, क्या महात्मा गांधी के द्वारा, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आपको इनमें से आंसर बताना है, कौन सा आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अब इस होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी 1916 में हो जाती है, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बन जाती है, एनी बेसेंट जो है यहाँ पर जो है एनी बेसेंट जो है यहाँ पर इसके अध्यक्ष बन जाती है, याद रहेगा साथियों। एनी बेसेंट जो है इसकी प्रथम अध्यक्ष बन जाती है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट हमने यहां का देखा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में। संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन के कार्क वजन
कार्क का वजन होता है। बात किसकी हो रही है? बैडमिंटन जो खेल होता है उसमें कार्क का जो वजन कितना होता है आपको बताना है यहाँ पर। क्या 4.74 ग्राम होता है, या फिर 4.74 से 6.51 ग्राम होता है? यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो ग्राम दिए हुए हैं, तो आपको जो है मेन पॉइंट पर जो आना है कि इसका जो है कितने वजन का हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 4.74 से लेकर के 5.51 ग्राम तक जो है इसका वजन होता है। बैडमिंटन का जो कार्क जो बना हुआ होता है 4.74 से लेकर के 5.51 ग्राम का होता है। और इसमें बैडमिंटन खिलाड़ियों की संख्या की अगर बात करेंगे, या तो 2 होते हैं या तो फिर इसमें 4 होते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए, खिलाड़ियों की संख्या 2 या तो फिर 4। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य कब बना? तो यहां पर जो है आपको सन दिए हुए हैं, तो आपको नागालैंड के बारे में पता होना चाहिए कि नागालैंड की अगर हम बात करें तो यह जो है 16वां राज्य है। भारत का कौन सा राज्य बना था? ये 16वां राज्य बना था। भारत में कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 28 + 8 है, जिसमें से हमें बात करना है किसकी? 16वें राज्य की। तो 16वां राज्य कौन सा? नागालैंड। अब ये बना कब? तो आपको बताना है क्या 1973, 1983 या 1963 या फिर 1961 में। तो यहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1 दिसंबर 1963 में इसकी जो है स्थापना हो जाती है। याद रहेगा साथियों, 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड एक राज्य बन जाता है। चलिए, यहां पर इसका आंसर क्या मिल गया? 1963। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, किस प्रकार से करता है, किससे करता है? तो आपको यहां पर जो है ऑप्शन मिल जाएगा, क्या अल्फा किरणों से, या बीटा किरणों से, या फिर पराबैंगनी किरणों से, या फिर वाई किरणों से, तो सॉरी गामा किरणों से। तो आपको इसका आंसर बताना है कि यहां पर जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन जो है किससे रक्षा करती है? यहां पर आपको बताना है पराबैंगनी किरणों से इसकी रक्षा करती है। आपको ओजोन से संबंधित जो है तथ्य आपको पता होना चाहिए कि ओजोन दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को जो है यह दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है? तो 1994 से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। इसके लिए जो है ओजोन क्षरण को बचाने के लिए जो है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रहेगा साथियों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये इसे कब लाया गया? तो इस पॉइंट की ओर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है इसको याद रखना है 1987 में जो है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। क्यों लाया गया था? तो इस ओजोन परत की सुरक्षा के लिए लाया गया था। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? पराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जलाने में सहायता प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। बुझाने में कौन सहायक होता है और जलाने में कौन सहायक होता है? चलिए, हमारी जो है यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीवन रक्षक गैस जो है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक होती है। और जो बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बुझाने में सहायक होती है। इस पॉइंट को आपको जो है अच्छे से याद रखना होगा। बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? CO2 सहायक होती है। और जलाने में कौन सी होती है? O2 सहायक होती है। याद रहेगा साथियों? चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? बात किसकी हो रही है? विद्युत रेलगाड़ी की बात हो रही है। मतलब जो है विद्युत से चलने वाली एक कोई ट्रेन बनाया गया था, और ये ट्रेन कहां से कहां तक चली थी इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर आप जो है पहले सन को देख लेते हैं कि ये कब चलाया गया था। क्या 1925 में, 1928 में, 1935 में, या फिर 1965 में? तो इसका आंसर सटीक रूप से बताना है कि 1925 में चलाया गया था। और ये जो है बॉम्बे से बॉम्बे की बात हो रही है, तो बॉम्बे की स्थिति आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे से लेकर के कुर्ला हार्बर तक, है ना, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। कुर्ला हार्बर तक जो है ये ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, याद रहेगा। और ये ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1925 में चलाई गई थी। और ये स्थान कहां पर है? तो मुंबई में आपको जो है मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों, मुंबई की अगर बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1925। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सत्याग्रहों से जो है आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए कि कौन सा सत्याग्रह कहां आयोजित किया गया था, और ये जो है कौन सा सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था। तो यहां पर आपको बताना है कि गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह जो है पहली बार जो है भारत आने के पश्चात किया था। तो यहां आपको बताना है कौन सा, क्या बारदोली सत्याग्रह, क्या चंपारण सत्याग्रह, क्या दांडी यात्रा, या फिर दक्षिण अफ्रीका में ही ये जो है इन्होंने जो है सत्याग्रह किया था। तो सबसे पहले तो यहां बात कर लेते हैं,
बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में। यहीं पर चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917 में। और यहां पर दांडी मार्च की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा 12 मार्च से लेकर के, आपको इनकी डेट याद रखना होगा, 12 मार्च 1930 से लेकर के, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी मार्च किया गया था। तो आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। तो समझिएगा यहां पर जो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि गांधी जी ने पहली बार जो चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने जो है पहला सत्याग्रह किया था। और ये जो है नील के नियमों को लेकर के, जो है नील की खेती के नियमों को लेकर के जो है इन्होंने जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पर जो है आवाज उठाई थी, उनके खिलाफ जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक प्रकार से सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां से होता है? ये साइंस के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइपेज का स्राव कहां से होता है। कहां से होता है? क्या अमाशय से, यकृत से, अग्नाशय से या फिर बृहदांत्र से यहां जो है लाइपेज का स्राव होता है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से जो है लाइपेज का स्राव होता है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, किसमें प्रदर्शित की जाती है? सीनेट नंबर से प्रदर्शित की जाती है, या एडिटिव्स के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है, या फिर ऑक्टेन नंबर से, या फिर नाक कंपाउंड के माध्यम से इसे जो है जाना जाता है। तो ये बात किसकी हो रही है? पेट्रोलियम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है किसमें नापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में जो है इसकी जो है गुणवत्ता नापी जाती है। अगर यहाँ पर जो है पेट्रोल जो है, पेट्रोल की अगर शुद्धता को अगर नापना है, पेट्रोल की शुद्धता की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो है डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो है इसकी जो है हमेशा जो है आपको याद रखनी होगी। ठीक है, 730 से लेकर के 800 के मध्य में अगर उसकी डेंसिटी है तो वह पूरी तरह से शुद्ध पेट्रोल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर डीजल की अगर डेंसिटी की अगर बात करना है तो डीजल की जो डेंसिटी होती है लगभग यहां पर याद रखना 830 से लेकर के 900 तक जो है इसकी डेंसिटी आपको याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपको पेट्रोल की डेंसिटी पता चली और डीजल की डेंसिटी पता चली। इन दोनों डेंसिटी के मध्य में अगर ये है तो पेट्रोल पूरी तरह से वो जो है अच्छा है या फिर शुद्ध है। यहां तक क्लियर हुआ। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसमें नापी जाती है? ऑक्टेन संख्या में नापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है, किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है? यहां पर देखिएगा ऊर्जा संरक्षण का, या फिर तप संरक्षण का, कार्य संरक्षण का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्पष्ट रूप से आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है उसको फॉलो करता है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। यहां पर रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है क्या न्यूटन के प्रथम नियम के बराबर, द्वितीय नियम के बराबर, या फिर तृतीय नियम के बराबर? तो यहां पर आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया जो होती है रेखीय संवेग संरक्षण की बात हो रही है। तो इसमें जो इसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यूटन का तीसरा नियम। याद रहेगा साथियों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से संबंधित है। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे संबंधित है? क्या एमजीओ से, या एमजीओएच से, या सीयूटीओ के माध्यम से, या एचजीबीआर के माध्यम से संबंधित है? तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे कहा जाता है। याद रहेगा साथियों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे कहा जाता है। याद रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट पर देखते हैं। यहां पर जो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के नाम से इसे जाना जाता है। अगला देखते हैं। विद्युत मरकरी में रहता है कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा। पारा की बात हो रही है, देखिएगा Hg की बात हो रही है। विद्युत मरकरी में रहता है कम दाब पर पारा रहता है, या अधिक दाब पर पारा रहता है, या फिर नियान और पारा दोनों साथ में रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका सटीक आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। विद्युत मरकरी किसमें, विद्युत मरकरी में रहता है, क्या रहता है? नियान और पारा जो है हमेशा इसमें रहता है। इसका सही आंसर आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश नमामि है ना, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता कौन है? लेखकों से क्वेश्चन आता है हर बार जो है हम जो है अपनी श्रृंखला में 1 से 2 क्वेश्चन जो है रचना से हम लोग जो है इसमें इंक्लूड करके रखते हैं, चाहे वो नई रचना हो या फिर जो है पुरानी रचना हो, वहां से क्वेश्चन एक ना एक आपको बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो देखते हैं मध्य प्रदेश नमामि जो है रचना किसकी है? क्या शिवमंगल सिंह सुमन की है, नटवर सिंह की है, या मक्खनलाल चतुर्वेदी की, या फिर डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय की? तो इसका सही आंसर आपको बताना है शिवमंगल सिंह सुमन की जो है ये मध्य
मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के ये रचनाकार है। आपको मिल गया यहाँ पर। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करेंगे तो इन्हें जो है भारतीय आत्मा कहा जाता है, याद रहेगा साथियों, भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करेंगे तो इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेशनल डिजाइन संस्थान कहां पर है? यह औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो है एक संस्थान है जिसका मुख्यालय आपको पूछा है कि नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, अहमदाबाद में है या फिर हैदराबाद में। तो इसका आंसर जो आपको बताना होगा कि नेशनल डिजाइन संस्थान कहां पर है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में आपको ये मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों, गुजरात में ये जो है नेशनल डिजाइन संस्थान आपका, उसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकिंग गैस, भोजन पकाने वाली, बुकिंग गैस जो होती है एक प्रकार से जो बुकिंग जो ये जो है कुकिंग गैस है ना, कुकिंग गैस की अगर हम बात करें, जो खाना पकाने के लिए जो किस गैस का उपयोग करते हैं या फिर जो उसमें कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है, मिथेन गैस या फिर ब्यूटेन, एथेन या फिर प्रोपेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर मेथेन। तो इनमें जो मिश्रण जो होता है किस किस का होता है, तो आपको याद होना चाहिए प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें जो है मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया। कुकिंग गैस की बात हो रही है, तो कुकिंग गैस में जब रिसाव होती है तो उसका पता लगाने के लिए इसमें जो कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो यहां पर आपको याद रखना है मिथाइल मर्केप्टेन के नाम से जो है एक जो है गैस मिलाई जाती है, जिसकी वजह से हमें जब वो सिलेंडर से जब वो गैस का रिसाव होता है तब हमें पता चल जाता है कि जो गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके माध्यम से हमें ये कौन सी गैस है, ये मिथाइल मर्केप्टेन उसमें मिलाई जाती है। तीक्ष्ण गैस होती है, जिससे थोड़ा सा भी रिसाव होता है तो हमें पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि कोई गैस रिसाव हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। अब यहां पर जो है इनमें से क्वेश्चन पूछा है कि अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, क्या चिंपैंजी या फिर बंदर या गोरिल्ला या फिर बाघ? आपको इनमें से बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है सभी को पता होना चाहिए, और जो सभी को पता होता है वो चीजें हमसे गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो यहां पर इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा गोरिल्ला। गोरिल्ला की जो आवाज जो होती है एक प्रकार से ज्यादा उत्पन्न होती है और इसमें जो है सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन जो है किससे संबंधित है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो आपको बताना है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये कथन किसका है? तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक का जो है ये कथन आपको मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के ही रहेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चनों की सीरीज श्रृंखला को देखा है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का, चलिए यहां पर जो है एक श्रृंखला जो है हमारी जो है यहां पर जो है एंड हो जाती है। चलिए आज के लिए बस जो है इतना ही। हमारी जो श्रृंखला जो है इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की चलते रहेगी, और तब तक आप जो है बने रहिए, हमारी इसी प्रकार से जो श्रृंखला आते रहेगी। और ये जो करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो हमारे जो है PYQs जो है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको बराबर आपको जो है मिलते चलेंगे। और आगामी आने वाली जो एग्जामों के लिए जो है हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी लेकर के आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन पॉइंटों पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए नमस्कार।